स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको कुछ चेंज नज़र आ रहा होगा और इस चेंज की एक वजह भी है और आज से एक नई शुरुआत भी होगी। किस चीज़ की शुरुआत होगी वो हम डिस्कस करेंगे वीडियो के बीच में, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सुनना चाहते हैं जल्दी से किस्सा। और आज का किस्सा जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, करण पिशाचनी का घोरी से बदला। अब आमतौर पे क्या होता है कि आपने करण पिशाचनी की काफ़ी ज़्यादा किस्से सुने होंगे और उन किस्सों में ये पता होता है कि किसी ने करण पिशाचनी को सिद्ध किया और उसके बाद करण पिशाचनी ने उसका क्या हल किया। लेकिन क्या हो जब करण पिशाचनी सिद्ध ही ना हो पाए, यानी कि उसको सिद्ध करने की कोशिश की गई हो लेकिन वो सिद्ध हो ही ना पाई हो। तो आज का जो किस्सा है डरावना किस्सा है, क्योंकि ऐसे भयावह इसमें दृश्य आपको इमेजिन करने को मिलेंगे जो आपने कभी किसी भी करण पिशाचनी के किस्से में नहीं सुने होंगे, ना ही कभी इमेजिन किए होंगे। तो जल्दी से किस्सा करते हैं शुरू आज का। जो अभिषेक है वो आज काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ वंडरलैंड घूम के आ रहा था। अब वंडरलैंड में क्या होता है, वाटर पार्क होते हैं। अब जो ये जानते हैं कि वंडरलैंड कहाँ पे है तो वो बता सकते हैं कि ये किस्सा किस शहर का है। अभिषेक की जो उम्र है वो कुछ 16 साल के आसपास होती है। और अब जब उसके जो दोस्त हैं वो उसको उसके घर से थोड़ी दूर छोड़ते हैं, क्योंकि उसका जो घर है आगे जाके तंग गलियों में था और वो सोचता है कि भाई अब गाड़ी तो जा नहीं सकती, अब दोस्तों को क्या परेशान करना कि वो मुझे घर तक छोड़ने आए, तो मैं अकेला भी जा सकता हूँ। इसलिए वो जो है अब धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रहा था। और जहाँ से वो जा रहा था वो गली ठीक ठाक थी, इतनी भीड़ी नहीं थी। और जल्दी जल्दी में अभिषेक जो है एक चीज़ भूल जाता है। कौन सी चीज़ भूल जाता है बहुत जल्दी पता लगने वाला था। और एक ऐसी चीज़ थी वो जो उसके जन्म से उसकी रक्षा कर रही थी, और आज वो कवच जो है वो टूट जाता है। थोड़ी देर तक जब वो आगे जा रहा होता है तो अंधेरा पड़ चुका होता है। वहाँ पर उसको एक काफ़ी बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। लंबी लंबी उसकी जटाएं थी और उसका जो सारा मुंह था वो भी काफ़ी ज़्यादा मैला हुआ था, मिट्टी से भरे हुए उसके जो कपड़े थे जितने उसने शरीर पर ओढ़ के रखे हुए थे। अभिषेक तो पहले जो है उसको देख के डर जाता है, लेकिन वो ध्यान से फिर सोचता है कि हो सकता है कि कोई मांगने वाला हो। तो अभिषेक जो है वो खुद ही अप्रोच करता है और वो कहता है कि बाबा आपको कुछ खाना वगैरह चाहिए, कुछ पैसे वगैरह चाहिए। अब बाबा जो है उसको काफ़ी अजीब सी नज़रों से देख रहा होता है और पीछे दूर कहीं धीरे धीरे अभिषेक के कानों में कुछ ढोल नगारों की आवाज़ आ रही होती है जो धीरे 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 बढ़ती जा रही होती है। अब वो कौन सी आवाज़ होती है? शायद वो आवाज़ ही थी जो आज अभिषेक को बचाने वाली थी, क्योंकि जैसे जैसे वो आवाज़ करीब आती जा रही है तो वो जो बूढ़ा आदमी है वो अपना रिस्पॉन्स देता है अभिषेक को। वो कहता है कि ना मुझे पैसे चाहिए ना कोई खाना चाहिए, मुझे तो तुम्हारी जान चाहिए। अब जब अभिषेक है उसको काफ़ी अजीब से तरीके से देखता है, डर की जो है वो सिहरन तो उसके शरीर में दौड़ जाती है सुन के। वो जैसे ही उस बूढ़े की तरफ देखता है तो उसके जो दांत है वो भी काफ़ी मैले होते हैं, वो हंस रहा होता है और जिसे कहते हैं कि अब अभिषेक को तो वो साक्षात अपनी मौत ही नज़र आ रहा था। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जो वो ढोल नगारों की आवाज़ थी अब वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और वो एक बारात थी जो कहीं ना कहीं उसके गलियों से ही वो पैदल आ रही थी। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो गलियां थी वो भीड़ी थी, मतलब वहाँ पर गाड़ी वगैरह जा नहीं सकती, तो पैदल ही ढोल नगारे जो है वो बजाकर कोई बारात जा रही थी। और उस शोर में जैसे ही अभिषेक का जो ध्यान है उस तरफ पड़ता है तो अभिषेक जो है दोबारा से वो जब घूमता है उस बूढ़े की तरफ तो वो जो बूढ़ा है वो गायब हो गया होता है या फिर कहीं इधर उधर हो गया होता है। अब अभिषेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा सन्न रह जाता है इस बात से नहीं कि वो बूढ़ा कहाँ गया, क्योंकि ये तो यूजुअल बात थी, बूढ़ा कहीं पे भी जा सकता था भाई। अब 1-2 सेकंड के लिए गया है, भीड़ थोड़ी सी बढ़ने लग पड़ी थी, दूर दूर हो सकता है। लेकिन सन्न वो इसलिए रह गया था कि जो उसने बात की थी वो उसको हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि ना वो उस बूढ़े को जानता था ना कभी उससे वो मिला था। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो है वो इतनी बड़ी बात कह रहा हो कि मुझे तुम्हारी जान चाहिए। और वो भी देखने में ऐसा लग रहा था, डरावना जरूर था लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी बस अंतिम सांसों पर है। पता नहीं 2 दिन का मेहमान है या 2 महीने का मेहमान है, भगवान ही जाने। लेकिन उसकी जो कंडीशन है ऐसी नहीं थी कि वो अभिषेक पर हाथ भी उठा सकता, लेकिन उसका जो देखने में लुक थी वो बड़ी भयानक थी। अभिषेक जो है वो बड़ी परेशानी में अब अपने घर की तरफ जाता है
जो सारी उसकी खुशी थी, एन्जॉयमेंट की, वो सारी काफूर हो चुकी थी। और खाना पीना वगैरह कुछ ज़्यादा खाता नहीं है और परेशानी में ही वो सो जाता है। और रात को जो है उसको सपने काफ़ी अजीब अजीब से आते हैं। कैसे सपने उसको आते हैं कि शमशान घाट में वो एक जलती हुई चिता देख रहा है और उसके पास ही कोई एक इंसान जो है बड़ी ऊंची ऊंची हंस रहा है। हंसते हंसते वो अचानक से इनकी तरफ देखने लग पड़ता है और जैसे ही ये भागते हैं, ये किसी बड़ी सी टहनी के साथ टकरा कर गिर जाते हैं और इनके गिरते ही इनकी आंख जो है वो खुल जाती है। अपने घर वालों से इन्होंने बात की नहीं, लेकिन ये बात ज़्यादा देर तक छुपने नहीं वाली थी, क्योंकि अगले दिन जो थी वो छुट्टी थी और छोटी सी जो है वो घर में पूजा थी। अब अभिषेक जो है वो नहा धो के पूजा में जाने की तैयारी करता है और उसके जो दादा थे राम प्रसाद, उनका जो ध्यान है वो अचानक से अभिषेक की दाईं कलाई की तरफ जाता है, जो बिल्कुल खाली थी। जैसे ही उसके जो दादा है वो उस कलाई की तरफ देखते हैं तो उनकी जो मन में सिहरन दौड़ पड़ती है। वो अचानक से चीख के अभिषेक की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि वो जो मोली है वो कहाँ पर गई बेटा। अब अभिषेक जो है वो अचानक से देखता है, उसका हाथ जो कलाई होती है वो बिल्कुल खाली होती है और वो भी कहता है कि दादा मुझे भी नहीं पता, ये तो शायद कल मैं वंडरलैंड गया था और वहाँ पर पानी में कहीं बह गई होगी। अब जैसे ही ये दोनों के बीच वार्तालाप होते हैं, घर में जो बाकी मेंबर होते हैं यानी कि अभिषेक के माता, अभिषेक के पिता, अभिषेक की बहन, अभिषेक के चाचा, अभिषेक की चाची और उनके बच्चे, सारे के सारे जो हैं बस अभिषेक की तरफ देख रहे होते हैं। दूसरी निगाह उनकी दादा की तरफ होती है। सबके जो आंखों में डर है वो साफ दिखाई दे रहा होता है। साथ के साथ ही एक और चीज भी होती है सब पर, कि सबकी बाजुओं पर वो जो मोली है जिसकी बात दादाजी कर रहे थे समेत उनके दादाजी, वो बंधी हुई थी। यानी कोई ना कोई ऐसी चीज थी उस मोली में जो इन सबको कहीं ना कहीं बांध कर रखी हुई थी या कहीं ना कहीं उनकी जान को बचा कर रखी हुई थी। इसलिए तो दादाजी इतने सख्ते में आ गए थे कि अभिषेक जो है उसकी मोली गई कहाँ पे। अब जल्दी से जो दादाजी हैं वो मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ से एक मोली जो है वो बड़े संयोज कर रखी होती है उसको उठाते हैं और जल्दी से जो है अभिषेक को बांधते हैं। अब इससे ज़्यादा जो है इनकी बात होती नहीं है और सारा दिन जो अभिषेक का है वो अब पहले से काफ़ी अच्छा जाता है। जो उसको परेशानी हो रही होती है बिल्कुल अब परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाती है और रात को कुछ ऐसा सपना आता भी नहीं है। लेकिन अब जो अभिषेक है वो अब इस चीज़ को जानने के लिए बेताब था कि इस सिंपल सी मोली में चीज़ थी क्या जिसको लेकर दादाजी इतने ज़्यादा परेशान हो गए। और शायद उनकी जो परेशानी है वो जायज़ भी थी, क्योंकि जितनी देर तक ये मोली मेरी कलाई पर थी नहीं तब तक मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ नहीं। वो शाम से लेकर वो सारी रात कैसे बीती मुझे पता है। अब अभिषेक जो है वो ठान चुका था कि वो अपने दादा से पूछेगा कि आखिर में ये बात क्या है। अगले दिन जब वो अपने कॉलेज से आता है, कॉलेजिएट से आता है, वो दादाजी के पास रात को जाता है और दादाजी से पूछता है कि दादाजी मुझे बताइए इस मोली का राज क्या है। दादाजी पहले जो है वो हिचकिचाते हैं क्योंकि वो बताना नहीं चाहते थे, लेकिन अब अभिषेक जो है वो ज़्यादा जिद कर रहा था और वो बातों ही बातों में शायद कहते हैं कि इनडायरेक्टली डरावा देता है कि हो सकता है मोली फिर से छूट जाए और अगर मुझे पता ही नहीं होगा तो फिर मैं परवाह कैसे करूँगा कि हाँ ये मोली मेरे शरीर पर होनी ज़रूरी है। अब जब दादाजी ये बात सुनते हैं तो उनको भी फील होता है कि हाँ कहीं ना कहीं बात जो है वो ठीक कह रहा है मेरा पोता, और जो राज है इस चीज़ का और इस चीज़ के साथ जुड़ी हुई एक डरावनी घटना जो उनके साथ हुई थी यानी कि राम प्रसाद जी के साथ हुई थी, वो अब बताने का समय आ गया है अपने पोते को। अब इससे पहले कि जो इस घटना के बारे में, इस किस्से के बारे में जो है वो बात की जाए, और जिसके बारे में मैं पहले वीडियो में कह रहा था कि इस कुछ चेंज की जो खास वजह, वैसे तो कुछ खास वजह है नहीं, चेंज ज़रूरी होता है, लेकिन आज एक नई शुरुआत होने जा रही है चैनल पे। और उस शुरुआत के हम मान सकते हैं कि एक कारण है कि ज़िंदगी में क्या होता है कि कई बार हम किसी ख़ास दिन को लेकर एक शुरुआत करते हैं, और वो ख़ास दिन है कि आज मेरा बर्थडे है, जन्मदिन है। तो आज के दिन फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना अपने चैनल पर जो
एक दिन छोड़ के एक कहानी जो है पोस्ट की जाती थी, अब उसको रूटीन में बदल दिया जाए, क्योंकि आप में से बहुत जो लोग हैं वो डिमांड करते हैं कि रोज़ के रोज़ हम आपको देखना चाहते हैं, आपकी स्टोरी जो है वो सुनना चाहते हैं, आपके नरेशन सुनना चाहते हैं। तो इसलिए ही मैंने ये ख़ास दिन जो है चुन के रखा था कि जो आज का दिन है वो एक नई शुरुआत के तौर पर लिया जाए, और जन्मदिन से बेहतर मेरे हिसाब से कोई दिन हो नहीं सकता था मेरे। तो इसके अलावा भाई अगर आप गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप डिजिटल गिफ्ट दे सकते हैं, और डिजिटल गिफ्ट आपको पता है क्या होगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को। नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करके मुझे आज का गिफ्ट दे सकते हैं। भाई भीख नहीं मांग रहा, कुछ लोग कहते हैं कि भीख है। अगर हम किसी दुकान पर बैठे हैं और वहाँ का सामान बेचने के लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे तो वो सामान बिकेगा नहीं, और चैनल भी एक तरह की एक बिजनेस ही है, कोई माने या ना माने। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उस बिज़नेस को रन करने के लिए एफर्ट्स ना करूं और मैं अपने चैनल को लेकर बात ही ना करूं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो भाई जो डिजिटल गिफ्ट देना चाहते हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ के साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए न्यू व्यूअर्स, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से जो रिटर्निंग व्यूअर्स होते हैं वो मेरी वीडियोस पूरी देखते हैं, लेकिन लाइक पता नहीं करते कि नहीं करते, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और आज उम्मीद है कि इस दिन जो है वो सब्सक्राइब जो है वो लोग ज़्यादा करेंगे और गालियाँ नहीं पड़ेंगी भाई। अब जल्दी से किस्से की ओर चलते हैं, और साथ के साथ ही जो मैंने सारा ये आपको बताया कि अब आप चैनल पर नए वीडियोस आया करेंगे रोज़ के रोज़, और उसका अब जो सोर्स है उसके लिए भाई अब मुझे स्टोरीज चाहिए आपकी तरफ से, सब्सक्राइबर्स की स्टोरी चाहिए, तो स्टोरीज जल्दी भेजिए। मैंने स्क्रीन पर जो है वो अपनी ईमेल आईडी और अपनी इंस्टा भेज दी, और अगर आप चाहते हैं कि लिख के आप नहीं भेजना चाहते तो मुझे इंस्टा पर कॉल भी कर सकते हैं और रिकॉर्ड करके भी वीडियो भेज सकते हैं। जल्दी से किस्से की ओर बढ़ते हैं, और उसके बाद फिर कुछ और बातें होगी जो चेंजेस आएंगे चैनल में, उसके बारे में भी जो है वो बात की जाएगी। अब ये जो किस्सा है शुरू होता है बहुत समय पहले। बात ये उस समय की है जब राम प्रसाद यानी कि अभिषेक के दादाजी की शादी भी नहीं हुई थी। अभिषेक के जो दादाजी हैं उन्होंने एक चिट्ठी जो है बहुत ही अर्जेंट भिजवानी थी किसी दूसरी स्टेट में, और वहाँ पर जो तब जल्दी से जल्दी जाने का एक ही सोर्स था, वो था ट्रेन। क्योंकि अगर वो चिट्ठी को पोस्ट करते तो वो चिट्ठी को कम से कम 5 से 6 दिन लगने थे, लेकिन जो ट्रेन है वो एक ही दिन में उस ट्रेन पर जाकर चिट्ठी को डिलीवर किया जा सकता था। और बहुत कुछ खास चीज़ थी जिसको लेकर इनके जो राम प्रसाद के पिताजी है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे कि अगर ये समय पर ना पहुंची तो कुछ अनर्थ हो सकता है, क्योंकि जिनको ये चिट्ठी पहुंचानी थी वो काफ़ी बड़े पहुंचे हुए पंडित जी थे, और शायद कुछ उस चिट्ठी के जरिए सलाह मशवरा करना था। तो इसलिए इनके पिताजी ने राम प्रसाद को चुना, क्योंकि उस चिट्ठी में उनको जवाब भी चाहिए था। अब 4-5 दिन जाने में लगते, फिर 4-5 दिन आने में लगते, तो ये 9-10 दिन को वो 2 दिन की जर्नी में कन्वर्ट करना चाहते थे कि भाई 2 दिन के अंदर अंदर काम हो जाए, लेकिन इतना आसान था नहीं, क्योंकि राम प्रसाद जी की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अब जो इनका डेस्टिनेशन था, जो स्टेशन था, वो बेसिकली स्टेशन से एक आगे गांव था, और उस गांव में अमूमन कुछ समय के लिए यानी कि शाम से पहले घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी वगैरह जो है वो एक ट्रांसपोर्ट के तौर पर जाते थे। लेकिन अब भारतीय रेल जो है वो पहले भी समय पर नहीं कभी पहुंची ज़्यादातर ट्रेन्स, और आज भी कई जगह पर ये हाल है। तो इनके साथ भी ऐसा ही होता है। राम प्रसाद जी जो है वो चिट्ठी को पकड़ते हैं और ट्रेन पर बैठते हैं और चल देते हैं उस गांव की तरफ। और जब स्टेशन पर पहुंचते हैं तो अमूमन जो ट्रेन है वो 3 से 4 घंटे लेट होती है, जिसकी वजह से जो अंधेरा है वो स्टेशन पर छा जाता है और उनको कोई भी ट्रांसपोर्ट का जो माध्यम है वो मिलता नहीं है। अब जो गांव है वो तकरीबन 10 किलोमीटर आगे था उस स्टेशन से। अब इनको चल के जाना पड़ना था। तो मैं आज के ज़माने की बात नहीं कर रहा कि 10 किलोमीटर चल के जाना पड़े तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए, तो ये उस ज़माने की बात है, यहाँ पर ये आम ही बात होती थी। अब जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि स्टेशन पर तो कुछ भीड़ थी, लेकिन जैसे जैसे वो स्टेशन से गांव की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे ही जो भीड़ है वो बिल्कुल कम हो गई। यहाँ कह सकते हैं कि कोई इक्का दुक्का ही इनको इंसान नज़र आ रहा था, जिससे ये पूछ कर जा रहे थे कि वो गांव एग्जैक्ट है कहाँ पर, और वो पंडित जी का जो घर है वो कैसे दिखता है। क्योंकि रात के समय में जब वो वहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर उनको गाँव में कोई नज़र आने नहीं वाला, तो एटलीस्ट जो घर है उसकी उनको पहचान होगी कि किस तरीके का दरवाज़ा है, तो वो पहचान जाएंगे। तो जहाँ से भी ये पूछते आ रहे थे तो सबने एक ही तरह का जो है वो घर का हुलिया बताया। एक ख़ास तरह का गेट था जो उन्होंने निशानी समझ लिया था कि हाँ, इस निशानी को समझ के तो मैं पहचान ही जाऊँगा कि ये पंडित जी का घर है। अब
जब वो चलते जा रहे थे, उनको एक इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्टेशन की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब स्टेशन की ओर शायद कोई गाड़ी वगैरह तब होगी जो उस समय आती होगी। अब उनको रोकते हैं कि भाई साहब ऐसे-ऐसे मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ। अब जो इंसान है वो इनको पहले हाँ में जवाब देता है कि आप बिल्कुल सही रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन वो बड़ी हैरानी से इनकी तरफ देख रहा होता है। अब जब इतनी हैरानी से वो इनकी तरफ देख रहा होता है तो ये पूछ लेते हैं कि भाई साहब क्या हुआ, मतलब आप ऐसे हैरानी से क्यों देख रहे हो? तो वो कह रहे हैं कि आप उस गाँव की तरफ जा रहे हैं और आज आपको पता नहीं कि अमावस्या की रात है। तो ये एक मिनट के लिए तो सोचते हैं कि अमावस्या की रात को ऐसा क्या है। तो वो कहते हैं कि भाई साहब अमावस्या की रात को घरों से बाहर नहीं निकलते, खास तौर पर उजाड़ बियाबान में। अब ये इस चीज़ के बारे में तो सोचते हैं कि थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं कि भैया चाँद तो होगा नहीं, तो इतने अंधेरे में मेरे पास जो है एक छोटी सी टॉर्च ही है, और अगर वो भी उसकी बैटरी वगैरह जो है वो ख़त्म होगी तो फिर अंधेरा ही अंधेरा है, तो मैं कैसे पहुंचूंगा। बात उनकी ठीक थी, लेकिन ये उसको इतना सीरियसली लेते नहीं है। और वो जो भाई साहब वो कहते हैं कि अगर आप दौड़ के जा सकते हैं तो दौड़ के जाइए, क्योंकि आपका जो सफ़र है जल्दी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा तो पड़ गया है, लेकिन जैसे जैसे समय जो है वो बीतता जाएगा वैसे वैसे आपके लिए दिक्कत परेशानी होगी। क्योंकि यहाँ पर जो जानवर है वो कुछ इतना खतरे वाली चीज़ नहीं है, लेकिन इसके अलावा आसपास जो उजाड़ बियाबान में कुछ भूत प्रेत हैवान या फिर कुछ ऐसे तांत्रिक जो है वो अपनी तंत्र विद्या करते हैं जो आपको खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए आपसे विनती है कि आप जो है वो जल्दी से अपने गंतव्य पर पहुंचने की करिए। अब ये जो है थोड़ा सा डर तो जाते हैं कि भाई बात तो ये ठीक कर रहा है, लेकिन अब करें तो करें क्या भाई, इनको जाना तो पड़ेगा ही। अब भाग के जाएं जैसे मर्जी जाएं। तो ये जो अपने कदम है उसको थोड़ी सी तेज़ी से बढ़ाने जो है वो शुरू कर देते हैं। ठंड का जो है वो समय शुरू हो चुका था और उनको हल्की हल्की जो है ठंड लग रही थी। अब 1-2 किलोमीटर ही आगे जाते हैं तो इनको थोड़ी सी दूरी पर एक जो है वो अग्नि जो है वो जलती हुई दिखाई देती हैं, जिसकी जो लपटें हैं वो काफ़ी ऊपर ऊपर तक जा रही थी। अब इनको लगता है कि वो शायद कोई हाथ सेक रहा होगा, ठंड इनको थोड़ी लग रही थी। ये कहते हैं कि बस 5-7 मिनट जो है मैं अपने जो हाथों को गर्म करता हूँ, वार्म करता हूँ, बॉडी को वार्म करता हूँ, फिर मैं अपने सफ़र की ओर चल देता हूँ। लेकिन जिस जगह वो जा रहे थे वो हाथ सेकने वाली जगह थी नहीं, क्योंकि ये सीधा शमशान की ओर जा रहे थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो वो अग्नि की लपटें थी वो किसी चिता की अग्नि की लपटें थी वो एक किसी हवन की वो किसी हवन की लपटें। लेकिन वो जो हवन था वो सात्विक हवन नहीं था। अब जैसे ही ये उस शमशान की ओर जाना शुरू करते हैं, बिल्कुल अंदर जाने से पहले जो वो दृश्य देखते हैं उनके कदम जो है वहीं पर वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो दृश्य है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो भयावह था। एक जो बड़े बड़े बालों वाला उलझे हुई उसकी जटाएं, बिल्कुल नग्न जो है वो रूप में भस्म मली हुई है, और जो माला है नरमुंड की पहनकर वो ऊंची ऊंची जो मंत्र जपकर जो है वो हवन कुंड में आहुति दे रहा है। जब वो उस अघोरी, वैसे उसको अघोरी नहीं कहना चाहिए क्योंकि जो उसकी कहानी है, जो उसका करतूतें हैं, जो उसका बैकग्राउंड है, जब पता लगता है उसके बाद अघोरी जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं जो गलत रास्ते पर जाते हैं। आमतौर पर जो अघोरी होते हैं वो सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। खैर, अब जब वो दृश्य देखते हैं वो तो डर ही जाते हैं, और जो उनकी बची खुची हिम्मत है वो एक और दृश्य देखकर जो है वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि उस अघोरी के बगल में एक देखने में जो है वो काफ़ी जवान सी लड़की थी, लेकिन वो थी उसकी लाश। वो भी बिल्कुल नग्न रूप में जो है वो पड़ी हुई थी, और जो अघोरी है वो ऊंची ऊंची मंत्र पढ़े जा रहा था और आहुति दे रहा था, और एक एक आहुति देने के बाद उस जो लड़की की तरफ देख के हंसने लग पड़ता था। अब ये दृश्य जो है वो पहले तो सोचते हैं कि भाग जाएं, लेकिन अब मन में जो है वो क्यूरियोसिटी भी आती है कि देखते तो हैं होगा क्या। जैसे जैसे वो मंत्र जपे जा रहा था उनको महसूस हो रहा था कि कुछ पिशाच की जो है ये साधना की जा रही है, क्योंकि बार बार उसके मंत्रों में कर्ण पिशाचनी का नाम आया जा रहा था। अब कुछ समय बीतता है और ये तो भूल ही जाते हैं कि इन्होंने जाना कहाँ था। ये तो सारी उस प्रक्रिया को देख रहे होते हैं, और कुछ ही समय बाद जो है वो
लाश जो होती है उसमें हिलजुल होनी इनको दिखाई देती है। ये तो दंग रह जाते हैं कि एक लाश जो है वो कैसे हिल सकती है। लेकिन जैसे जैसे मंत्रों की रफ्तार जो है बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उसका जो शरीर है वो धीरे धीरे हिलता है और फिर वो उठ के बैठ जाती है। अब जब उठ के बैठती है तो पहले तो उसका जो चेहरा था काफ़ी सुंदर था। जैसे ही वो खड़ी होती है और अघोरी की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है, अघोरी भी उठ के खड़ा हो जाता है और ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ता है और कहता है कि मेरी जो साधना है वो बस सिद्धि होने वाली है, मेरी साधना सिद्धि होने वाली है। जैसे ही ये बोलना शुरू करता है तो देखते ही देखते उस जो लड़की का चेहरा है वो इतना विकराल हो जाता है कि अब इनकी जो हिम्मत है वो जवाब दे जाती है और इनके अचानक ये सोचते हैं कि मैं बस यहाँ से भागूं। जैसे ही ये भागने की सोचते हैं तो ये एक किसी बड़ी सी लकड़ी से नीचे जो पड़ी होती है वहां से टकराते हैं और गिरते हैं। इनके गिरते ही जो है वो पत्तों की अचानक से आवाज़ आती है और जो आसपास जो पंछी होते हैं वो चहचहा कर काफ़ी ज़्यादा चीख चहाड़ा कर वहाँ से उड़ जाते हैं। बस इतना होने की देर थी तो जो वो लड़की होती है वो एक बहुत बड़ी हुंकार भरती है उस अघोरी को देख के। इतनी डरावनी हुंकार की बस किसी की जान ही निकल जाए। अघोरी जो है बस वो इधर उधर देख रहा होता है, लेकिन देर काफ़ी हो गई होती है क्योंकि जो वो पिशाचनी बन चुकी थी लाश, पहले तो वो एक बड़ी डरावनी सी हुंकार भरती है, फिर अचानक से वो गिर जाती है। अब ये सारा नज़ारा जो है वो ये देख रहे होते हैं और जो अघोरी है वो गुस्से से कहता है कि किसने जो है मेरी साधना में खलल डाली, आज उसको छोड़ूंगा नहीं। अब ये बस अपनी जो टॉर्च होते हैं उसको दोबारा जलाने की हिम्मत करते नहीं हैं, क्योंकि अगर ये टॉर्च जला लेते तो फिर इनको तो पता लग जाना था घोरी को कि ये कहाँ पर, ये बस भागते हैं, सरपट दौड़ते हैं, बस पीछे की तरफ देखते नहीं हैं। और जैसे जैसे ये भागे जा रहे थे अघोरी की जो आवाज़ है इनको सुनाई दे रही थी, उसकी गर्जना उनको सुनाई दे रही थी। भागते भागते उसी गांव में किस्मत इनकी अच्छी होती है पहुंचते हैं और इनको जैसे कि मैंने बताया कि उस दरवाजे का पता होता है, तो भागते भागते गनीमत होती है कि वो दरवाज़ा जो है वो बस एक बड़ी सी गली की तरफ बिल्कुल अंत में जाके होता है और उसको ये जल्दी से खड़खड़ाते हैं। 2-3 बार खड़खड़ाने से पंडित जी शायद बाहर आते हैं, तो ये बस उनके दरवाज़ा खोलते ही बेहोश हो जाते हैं। अब जब इनकी जाग खुलती है तो ये ज्वर से तप रहे होते हैं, यानी कि बुखार से तप रहे होते हैं। पंडित जी उनके पास बैठे होते हैं और ये जो हैं वो उनको देखते हैं तो पूछते हैं कि पंडित जी, तो ये उनको हाँ में हिलाते हैं अपना सर की हाँ मैं वही हूँ। तो अचानक से ये अपने जब कपड़े में मतलब अपने कुर्ते पजामे में हाथ डालते हैं कि जो लेटर है वो मैंने देना था, तो पंडित जी कहते हैं कि चिंता मत करो, जो पत्र है आपके जो पिताजी का वो मुझे मिल चुका है और उन्होंने कहा था कि बहुत ज़रूरी जो भेजना है पत्र। तो ये कहते हैं हाँ हाँ वो बहुत ज़रूरी था, वो कह रहा था कि अगले दिन ही आपने आना है, तो मुझे आप जल्दी से जो है वो उसका पत्र का जो है वो रिप्लाई दे दीजिए ताकि मैं वो पत्र लेकर जाऊं। और वो पंडित जी कहते हैं कि बेटा वो जो पत्र है वो तो मैं भिजवा चुका हूं, क्योंकि आपके पिताजी ने कहा था कि उसकी मुझे जो रिस्पॉन्स है वो अर्जेंट चाहिए। तो ये कहते हैं कि वैसे भी पंडित जी मैं आज जाने वाला था। तो पंडित जी हंस के कहते हैं कि बेटा आज 5वां दिन है, तुम्हारी जो जाग है वो 5वें दिन खुली है जाके। अब जैसे ही ये बात सुनते हैं तो ये हैरान रह जाते हैं कि 5 दिन बाद मेरी जाग खुली है। ज्वर जो है इनका काफ़ी ज़्यादा, यानी बुखार जो है काफ़ी ज़्यादा इनका तेज़ था। तो पंडित जी कहते हैं कि पहले आप रेस्ट कीजिए क्योंकि आपसे काफ़ी सवाल करने हैं मैंने। अब एक आधा दिन इनको जो है वो लग जाता है। ऑलरेडी जो इनके घर पे रिस्पॉन्स भिजवा दिया जाता है और साथ में ये भी लिख दिया जाता है कि तबीयत उनकी कुछ ख़राब है तो वो कुछ दिन ठहर के आएंगे। इसलिए अब घर को इनकी चिंता इतनी घर में थी नहीं कि अभी तक ही आए नहीं। अब जैसे ये थोड़े बहुत ठीक होते हैं तो पंडित जी पूछते हैं कि तुम इतनी हड़बड़ाहट में आए थे और उसके बाद 5 दिन तुम्हारी जो है वो जाग ही नहीं खुली और बुखार जो तुम्हारा इतना तेज़ है, जैसे तुम उठे हो तो बुखार इतना तेज़ हो गया तुम्हें। तो ये फिर किस्सा जो है वो सारा बताते हैं कि ये मेरे साथ हुआ। अब जो पंडित जी पहले इनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा के देख रहे थे, अब उनके जो माथे पर लकीरें हैं चिंता की वो साफ दिखाई दे रही थी। तो वो कह रहे थे कि इसलिए मैं कहूँ कि ये रमेश दास जो है ये बार बार मेरे घर के आसपास दिखाई क्यों दे रहा है। अब ये पूछते हैं कि रमेश दास ये कौन है। तो पंडित जी थोड़ा सा मुंह बना के कहते हैं कि बस
वो मेरा भतीजा है जो कहता तो अपने आप को घोरी है, लेकिन वो एक है तांत्रिक। और जिसको तुमने उस दिन शमशान में देखा था, ये वही है। और बदकिस्मती से ये मेरा भतीजा है। अब जब ये बात सुनते हैं तो ये पूछते हैं कि लेकिन अब वो, जैसे आप कह रहे हैं कि मेरे आपके घर के आसपास घूम रहा है, तो वो कहते हैं वो को तुम्हारी जान लेने के लिए घूम रहा है, क्योंकि तुमने उसकी जो साधना है, जाने अनजाने में तुमने उसमें जो है वो अड़चन डाल दी। तो ये पूछते हैं कि साधना, वो कहते हैं कि करण पिशाचिनी की साधना की जा रही थी उसके द्वारा। और जैसा कि तुमने बताया कि वो जो लाश है उसका रूह विकराल हो गया, हमें वो लाश जो है वो शमशान के पास मिली थी। उसका जो मुंह है वो शत विषक्त हुआ हुआ था। शक तो हमें था ही कि हो ना हो ये किसी तांत्रिक का काम है, और तांत्रिक भी, मुझे जो शक था वो रमेश दास का जो काम है। लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर जो मेरा शक है वो बिल्कुल यकीन में बदल गया कि ये उसी का काम है, और अब वो तुम्हारी जान लेके छोड़ेगा। क्योंकि करण पिशाचिनी जो है, अब उसने साधना तो उसकी हो नहीं सकी सफल, अब करण पिशाचिनी जो है उसको नहीं छोड़ेगी। क्योंकि अगर करण पिशाचिनी की साधना जो सफल ना हो सके तो करण पिशाचिनी उसको छोड़ती नहीं है जिसकी साधना सफल ना हो। लेकिन वो अब है तो तांत्रिक, जैसे तैसे करके वो बचता रहेगा, लेकिन वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हें मार देगा, तुम्हारे पिता को मार देगा, यानी कि तुम्हारे पूरे का पूरे वंश को जो खत्म करने की वो सलाहियत रखता है। शुरुआत वो तुमसे करना चाहता है, और पिछले 5 दिनों में वो मुझे रात के समय में घर के आसपास भटकता दिखाई देता है, और वो तब तक घर में अंदर नहीं आ सकता जब तक मैं हूं, क्योंकि उसको पता है कि मेरे से वो सामना कर नहीं पाएगा। अब जो ये डर जाते हैं और ये पूछते हैं कि मेरा कसूर तो कोई है नहीं, अब मैं इससे बच कैसे सकता हूँ। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि ये जो आप इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े पंडित, और आपका जो भतीजा है रमेश दास, ये इतना घिनौना तांत्रिक कैसे बना। अब फिर पंडित जी बताते हैं कि बात ऐसी है कि बेटा, जो मेरे बड़े भाई हैं ये उनका बेटा है, और जब ये पैदा हुआ था तो तब इसकी जो कुंडली है उसमें लिखा था कि अगर ये बुराई के रास्ते पर चला तो भी बहुत आगे जाएगा, अच्छाई के रास्ते पर चला तो भी बहुत आगे जाएगा, क्योंकि उसके ग्रह इतने जो है वो तेज थे। लेकिन बदकिस्मती से शुरू से ही उसने बुराई का रास्ता पकड़ लिया, और यहाँ पर गांव के आसपास में कुछ ऐसे तांत्रिक आते थे जिसकी संगत में इसने बैठना शुरू कर दिया। धीरे 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 ये तंत्र मंत्र करने लग पड़ा, और पहले तो सिर्फ हमें ही घर वालों को पता था, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो जानवर है वो गायब होने शुरू हो गए। अब जैसे जैसे जानवर गायब हो रहे थे, लोगों में डर भी बढ़ रहा था, गुस्सा भी बढ़ रहा था, और एक तरह की जो है वो कन्फ्यूज़न भी थी, ये कर कौन रहा है। पहले तो सबको लगता था कि शायद कोई जो जानवर है, बड़ा जानवर खा रहा है, लेकिन जब बड़े बड़े जानवरों का भी शिकार होना शुरू हो गया तो फिर जो शक की सुई है सबकी जादू टोने की तरफ जानी शुरू हो गई। एक बार क्या होता है कि जो ये रमेश दास है, इसका जो कमरा था, वो घर इनका काफ़ी बड़ा था, तो एक कॉर्नर में था। तो जो इनके पिता हैं वो जब जाते हैं, ये रमेश दास होता नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पर जानवरों के अंग जो हैं वहाँ पर इनको दिखाई देते हैं। तो इस गुस्से में वो रमेश दास को जो है वो घर से निकाल देते हैं। उसके बाद जो रमेश दास है वो फिर तंत्र में बिल्कुल खुल के चल जाता है, क्योंकि अब उसके पिता से तो कोई नाता रहा नहीं, ना हमारे से रहा। फिर वो कहता तो अपने आप को घोरी है, लेकिन वो एक दुष्ट तांत्रिक है, और वो जो है वो अब सिद्धि कर रहा था करण पिशाचिनी की। अगर वो करण पिशाचिनी की सिद्धि कर लेता, शायद कह सकते हैं कि हुआ तो ठीक, लेकिन तुम्हारे लिए ठीक नहीं हुआ। करण पिशाचिनी की सिद्धि ना करने से अब वो एक तरह से कैद हो गया, वो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकेगा, लेकिन तुम्हारे परिवार का नाश करके रहेगा। ये सुन के जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और इसका उपाय पूछते हैं। फिर पंडित जी जो हैं अब इनको लेके जाते हैं एक रियल अघोरी के पास, जो असली अघोरी होते हैं। जब अघोरी होते हैं वो जब सारी सुनते हैं कहानी, किस्सा सुनते हैं, तो कुछ देर वो ध्यान लगाते हैं। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद फिर वो इनको एक मोली का बहुत बड़ा जो है वो रोल देते हैं, गोला टाइप ही होता है मोली का, और वो कहते हैं कि ये तुम्हारे परिवार में चाहे बच्चा 1 घंटे का हो या चाहे 99 साल का बूढ़ा हो, सब पर ये जो मोली जो है वो बंधी होनी चाहिए। किसी भी हालत में मोली ये उतरनी नहीं चाहिए, और अगर ये मोली उतर जाती है
तो दोबारा से ये जितनी जल्दी हो सके बन जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये मौली उतरी तो जो वो अघोरी है, जो वो तांत्रिक है, वो उस आदमी को या औरत को या बच्चे को, जो भी होगा, वो उसको छोड़ेगा नहीं, उसको मार देगा। अब इनका सवाल था कि बाबा ये तो एक सिर्फ गोला है, अब हमारा परिवार जो है बड़ा है और कितनी पुश्तों तक जो है इसको बांधेंगे, आखिर में तो ये ख़त्म होगा ही। तो जो अघोरी कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये ख़त्म होगा। लेकिन अब जो अघोरी है ना, वो जो तांत्रिक है, उसकी जो शक्तियां हैं वो सीमित हो चुकी हैं, क्योंकि करण पिशाचिनी उसका हाल जो है वो काफ़ी बुरा करेगी। अघोरी से वो बदला लेगी और अघोरी भी अपनी पूरी शक्तियां लगाएगा उससे बचने के लिए, और बची खुशी शक्ति लगाएगा तुम्हें मारने के लिए। तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, उसकी जो शक्तियां हैं वो भी कमज़ोर होती जाएगी, और जब वो मर जाएगा तो तुम्हारे परिवार से जो है वो ये साया भी ख़त्म हो जाएगा। तो इतना इस गोले में मोली है कि तुम्हारी कई पुश्तें जो हैं वो इसको बांध सकती हैं। अब जैसे ही ये बात सुनते हैं तो जल्दी से ये पहले तो अपने आप को बांधते हैं और फिर ट्रेन पकड़ते हैं और जितनी जल्दी हो सकता है घर पहुंचते हैं। घर पहुंच के ये सबको बताते हैं और सबको जो है वो मोली बांधते हैं। तब से लेकर अब तक जो है वो इनके घर में हर एक इंसान मोली बांधता है और इंतज़ार है कि जिस दिन वो अघोरी मर गया तो जो ये मोलियां हैं धीरे धीरे काली पड़नी शुरू हो जाएंगी। जिस दिन ये मोलियां जो है वो काली पड़ गई तो ये समझा जाएगा कि वो अघोरी मर चुका है। अभी तक जो अघोरी है वो जिंदा है, लेकिन उसकी जो शक्तियां हैं वो उम्र के साथ साथ और वो करण पिशाचिनी की साधना सिद्ध ना होने के कारण काफ़ी कम रह चुकी हैं। अब जब अभिषेक जो बताते हैं उस बूढ़े के बारे में, और वो बताते हैं कि इस हालत में मैंने देखा तो जो उसके दादाजी है उसको कुछ तसल्ली होती है, क्योंकि उनके दादा को भी लगता है कि शायद वो अब कुछ आखिरी अपनी घड़ियों में है और उसके हाथ शिकार जो है उसका लगते लगते रहा। आई होप जो आज का किस्सा पसंद आ गया होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि भैया जन्मदिन है तो फिर करण पिशाचिनी का एक किस्सा क्यों करेंगे, दूसरा किस्सा भी जो है करण पिशाचिनी का वो सुनाना बनता है, और वो भी काफ़ी अजीब किस्सा है। क्योंकि आम तौर पर आप सुनते हैं कि करण पिशाचिनी को किसी मर्द ने ही सिद्ध किया है, लेकिन कभी आपने सुना है कि करण पिशाचिनी को कोई औरत या कोई लड़की अगर सिद्ध कर लेती है तो उसके साथ क्या होता है, क्या हुआ उसके साथ, ये कहना चाहिए। क्योंकि इस किस्से में एक लड़की जो है वो करण पिशाचिनी को सिद्ध करती है, फिर उसका जो हाल होता है और उसके साथ जो जो होता है वो फिर मैं अभी बयां करता हूं। और उससे पहले अभी आप अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभा दिएगा, जो मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि आज जो है लाइक की संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए, कमेंट्स की संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए जो न्यू व्यूअर्स हैं, क्योंकि रोज़ के रोज़ जो है वो एक किस्सा सुनने को मिलेगा। साथ के साथ ही वीकली पॉडकास्ट भी इसी चैनल पर आपको जो है वो सुनने को मिला करेगा। तो जल्दी से अब जो है वो किस्सा शुरू करते हैं। अनामिका जो है ये उसका किस्सा है, और अनामिका जो है उसे कहते हैं ना कि कुछ बच्चे होते हैं जिनके साथ स्कूल में भी अच्छा नहीं होता, उनके साथ घर में भी अच्छा नहीं होता। तो अनामिका जो है ऐसी ही लड़की थी। छोटी सी उम्र में ही जो उनके पिता है वो चल बसे, और उनके घर में इनकी माता थी और इनकी एक बहन थी बड़ी। बहन जो है पता नहीं क्यों इनको काफ़ी ज़्यादा नापसंद करती थी। जैसे तैसे करके घर का गुजारा होता था, और रही सही कसर इनकी जो है वो स्कूल में पूरी हो जाती थी, क्योंकि स्कूल में जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी इनको परेशान करते थे। शायद इनके जीवन में कभी सुख की सांस जो है आनी नहीं थी, क्योंकि जब ये बड़ी हुई तो पहले तो इनकी जो माँ है वो इनको पढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन इन्होंने ज़िद की और कॉलेज में एडमिशन लिया, और साथ के साथ ये कोई पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढने लग पड़ी। अब कॉलेज में कुछ जो है वो लड़के लड़कियों का ग्रुप था जो इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था, या कह सकते हैं कि बुली करता था। उससे भी ये परेशान लेती रहती थी, लेकिन अब जीवन जो है वो संघर्ष करना इन्होंने सीख लिया था, क्योंकि जो बच्चा घर में ही बुली हो रहा है अपनी बहन से, तो उसके लिए फिर कॉलेज में क्या ही होगा। जैसे तैसे करके उसकी जो नौकरी है वो किताब की दुकान में लगती है, क्योंकि जिस किताबों की दुकान से ये किताबें खरीदती थी वहाँ पर एक दिन बोर्ड लगा होता है जहाँ पर लिखा होता है कि लड़के या लड़की की ज़रूरत है दोपहर से लेकर शाम तक।
तो इनको भी काफ़ी ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि कॉलेज के बाद ये अपना पार्ट टाइम जॉब कर सकती है। और जो वो किताबों की ओनर थी, एक लेडी थी, बुजुर्ग सी लेडी थी, और कुछ ही दिन में जो है वो धीरे धीरे जो है दोनों की काफ़ी अच्छी बनने लग पड़ती है। और जो वो औरत है वो इन पर इतना ट्रस्ट करती है कि इनके सहारे जो है वो दुकान भी छोड़कर चली जाती थी किताबों की। ऐसे ही जो एक दिन इनके मन में आता है कि जो पीछे एक छोटा सा स्टोर होता है जहाँ पर कुछ पुरानी किताबें पड़ी होती हैं, तो ये जाकर वहाँ पर किताबों को साफ सफाई करनी शुरू करती हैं। और अचानक से एक बड़ी पुरानी सी किताब की तरफ इनका ध्यान जाता है। होती तो वो छोटी सी किताब है, लेकिन उसके ऊपर लिखा होता है करण पिशाचिनी साधना। अब जब ये इसको देखती हैं तो अभी निहार ही रही होती हैं, तो अचानक से वो जो ओनर है वो आ जाती है और वो किताब को देखकर डर जाती है। अब ये जैसे ही उनके हाव भाव देखती हैं तो पूछती हैं कि आंटी क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि बेटा इस किताब को साइड पे रख दे। तो वो कहती है कि क्या हो गया, सब ठीक ठाक है? पहले तो कुछ देर वो चुप रहती हैं, लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई होती हैं, तो फिर वो सोचती हैं कि शायद दुख साझा कर लेना चाहिए। तो वो कहती हैं कि बेटा इसी किताब की वजह से मैं आज इतनी दुखी हूँ। अब तुम पढ़ी लिखी हो, तुम इन कुछ बातों को मानोगे नहीं, तो इसलिए छोड़ो इन बातों को, बस इसको ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन अनामिका जो है वो ऐसे ही जाने नहीं देना चाहती बात को, और पूछती है कि आंटी बताओ तो सही हुआ क्या? तो ज़्यादा जोर देने के बाद फिर वो कहती है कि बेटा बात जो है वो ऐसी है कि तुम आजकल के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो मानने से रहे। तो ये कहते हैं कि आप मुझसे बात कीजिए तो सही कि ये करण पिशाचिनी साधना का मतलब क्या और कैसे इसने आपकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद की। अब लॉन्ग कट शॉर्ट जो है वो स्टोरी बता देता हूँ कि ये कहते हैं कि जो इनके पति थे वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती थे, लेकिन जो पैसे हैं वो इनके बनते नहीं थे बिल्कुल भी। तो परेशान रहते थे काफ़ी ज़्यादा। लेकिन क्या होता है कि एक दिन ये अपने काम से वापस आ रहे होते हैं, तो अचानक से ये देखते हैं कि झाड़ियों में एक बड़ा बुजुर्ग सा बाबा जो है वो पड़ा होता है। शायद किसी गाड़ी ने इनको ठोक दिया होगा। तो ये उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और वहाँ पर उसका उपचार होता है। जब उसको होश आती है तो बाबा जो है इनकी सेवा से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन बाबा तो खुश हो जाते हैं, इनकी तो जो है वो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि जब डॉक्टर इनके हाथ में बिल थमाता है तो अब घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था, तो ये बिल कैसे देते, और वो भी अपने किसी जो है वो बीमारी के इलाज का नहीं, किसी और की बीमारी के इलाज का। अब बाबा जो हैं वो कहते हैं कि बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो उनका झोला होता है तो वो कहते हैं इस झोले में पैसे पड़े हैं, तो इसमें से तू ले जा। अब ये पहले थोड़ा सने लग पड़ते, कहते हैं बाबा आपका झोला तो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल उसमें कोई वजन ही नहीं है, तो उसमें पैसे कैसे पड़े होंगे? तो जो बाबा होते हैं वो कहते हैं बेटा हाथ तो डाल। अब जब वो उसमें झोले में हाथ डालता है तो सच में पैसे होते हैं, और बिल्कुल उतने ही पैसे होते हैं जितने का बिल होता है। काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं इनके पति कि ये हुआ क्या। लेकिन अब बाबा हैं, उनसे बहस कर नहीं सकते, तो ये डॉक्टर को जो है वो पैसे देते हैं। कुछ ही दिन में जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं और बाबा जो है इनके घर में आते हैं, यानी ये इनको घर में लेकर आते हैं और वहाँ पर इनकी खूब सेवा करते हैं। अब जब तक वो बाबा घर में रहते हैं तब तक इनको खाने पीने की कोई कमी नहीं होती, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। और जाते जाते बाबा जो है इनकी जो सेवा से इतने खुश होते हैं कि वो इनको किताब देते हैं। किताब कौन सी देते हैं? यही वाली किताब, करण पिशाचिनी साधना। वो कहते हैं कि तुम मेहनती लगते हो, तो तुम्हें एक मैं नुस्खा बताता हूँ, अगर तुमने ये सिद्ध कर लिया तो तुम्हारे जो है वारे न्यारे हो जाएंगे। अब वो इनकी बातों में आ जाते हैं, हो सकते हैं बाबा अपने आप से पल्ला छुड़ा रहे हों। तो जैसे ही सारी जो बात समझाते हैं, पहले तो ये सोचते हैं कि ये ऐसा काम करेंगे नहीं, लेकिन अब 10-15 दिन जो ये अय्याशी की ज़िंदगी जीते हैं, ना खाने की कमी ना पीने की कमी, अब उस ज़िंदगी से जो है ये दोबारा बाहर आना नहीं चाहते। तो जैसे तैसे करके ये करण पिशाचिनी की साधना करते हैं, और आपको पता ही है कि वो साधना कैसी होती है। अब उसने करण पिशाचिनी को जो है वो अपनी एक जैसे प्रेमिका के तौर पर जो है वो लिया था। उसकी वजह से धन धान्य सब कुछ आ गया, लेकिन ये अपनी पत्नी से संबंध नहीं बना सकते थे। इसके अलावा घर में हर तरह की खुशी थी, सिर्फ बच्चे जो हैं वो नहीं थे। अब सारी जब ये कहानी सुनती है तो फिर वो कहती हैं कि आंटी जी ये तो आपके घर को जो है उन्होंने स्वर्ग बना दिया इस करण पिशाचिनी ने, तो फिर जो है वो आप कह रहे हैं कि उसकी वजह से दुखी हूँ। तो कहते हैं कि
मेरे पति की मौत का जो है वो कारण भी ये करण पिशाचिनी थी। तो वो कहती हैं कि कैसे? तो ये बताती हैं कि अब जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने करण पिशाचिनी को अपनी प्रेमिका के तौर पे जो है वो सिद्ध किया था। मेरे साथ भी संबंध नहीं बनाए, लेकिन अब इतना पैसा आ चुका था कि इन्होंने भूल कर दी और इन्होंने बाहर संबंध बनाए और उसके बाद जो है इनकी मौत होगी। अब जब ये सुना तो इनको लगा कि गलती तो जो है उस अंकल की है कि भाई जब उसको पता है कि मैंने ये काम नहीं करना तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है। अब जो आंटी हैं थोड़ी सी भावुक हो जाती हैं, वो बार काउंटर पर जो है वो बैठ जाती हैं और ये जो है वो किताब को चुपके से अपने बैग में डालती हैं और ये ठान लेती हैं कि मैं भी जो है ये साधना करूँगी। अब जब साधने का सारा होता है कि भाई कैसे साधना करनी है, आपको अगर आपने कहानियाँ सुनी होंगी आपको पता ही है कि अलग सी जगह जहाँ पर सब कुछ वो घिनौना काम करना है जो कोई भी करने की सोच तक नहीं सकता। तो उसके लिए ये कुछ पैसे जोड़ती हैं, कुछ उधार भी लेती हैं आंटी से और फिर कहती हैं कि मेरी माता जी जो है बीमार है तो कुछ दिन में आ नहीं सकती। अपने घर में जो है वो ये बहाना लाती हैं कि वो जो आंटी अकेली हैं वो बीमार है तो मैं कुछ दिन की सेवा करूँगी। तो जो दिन जितने साधना के चाहिए होते हैं वो सारे के सारे सेटलमेंट करके ये एक अलग से किराए के मकान में जो है वो जाती हैं और वहाँ पर साधना करती हैं और वहाँ पर ये जो है करण पिशाचिनी को सिद्ध कर लेती हैं। गलती क्या करती हैं? क्योंकि अब इनको सिद्ध करना था अपनी माँ के रूप में, अपनी बहन के रूप में या अपनी सहेली के रूप में। इन्होंने अपनी सहेली के रूप में करण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया। अब जैसे ही सिद्ध कर लिया तो करण पिशाचिनी ने कहा कि कोई भी जो तुझे दुखी करेगा तो मैं उसका जो है वो सत्यानाश कर दूंगी। पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि इनको जो है वो अब बदले लेने। सबसे पहले बदला किससे लेना था? उन्हीं 4-5 लड़के लड़कियों से जो कॉलेज में उनको तंग करते थे। अब कुछ दिन सेट होने के बाद, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि करण पिशाचिनी की साधना में जो है वो शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है, तो शरीर का जो है वो भी जब सारी माता इनको देखती है, वो आंटी देखती है तो वो हैरान परेशान हो जाती है। आंटी को शक जरूर पड़ता है, लेकिन वैसे ही ये चुपके से किताब दोबारा रख देती है और ये कहती हैं कि माँ ठीक नहीं थी तो आपको पता ही है कि मैं सारे दिन घर का काम भी करती थी तो इसलिए मुझे फिर जो है वो थोड़ा सा मेरा खाने पीने में जो है ऊंच नीच होगी। तो यही बात इसने अपनी माँ को भी बताई कि जो मैंने आंटी की सेवा की तो खाने पीने की ऊंच नीच होगी। तो ऐसा कोई इतना ज़्यादा जो है वो किसी को हुआ नहीं। अब सबसे पहले जो करण पिशाचिनी है वो शिकार बनाती है उन 4-5 लड़के लड़कियों को जो कॉलेज में उसको तंग करते हैं, क्योंकि जब जो कॉलेज में वापस जाती हैं तो वो दोबारा से उसको तंग करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों बाद खबर आती है कि वो किसी ट्रिप पर जो है वो गए थे, वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हो गया। जान तो बच गई लेकिन किसी की टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, यानी कि वो सारी उम्र के लिए अपाहिज हो गए। ये सुन के अनामिका को खुशी तो होती है लेकिन साथ के साथ गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है कि इतनी बड़ी सजा। लेकिन करण पिशाचिनी कहती है कि तुम मेरी सहेली है, अगर तेरे साथ किसी ने कुछ बदतमीजी की तो मैं उसका यही हाल करूंगी। ये पहला मौका होता है जहां पर अनामिका को जो है वो लगता है कि उसने गलती कर दी, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा ये सोचती नहीं है क्योंकि दिन जो है उसके फिरने शुरू हो चुके थे। कुछ ही महीनों के अंदर अंदर उसको जो एक अच्छा सा उसका जो है वो बैंक बैलेंस हो चुका था। माँ उनकी हैरान थी, बहन उनकी हैरान थी और एक दिन तो बहन कह ही देती है कि ये कहीं समाज में हमारी नाक तो नहीं कटवाएगी, कहाँ से लेकर आ रही इतने पैसे। ये बात को लेकर इन दोनों के बीच में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बहस बसाई हो जाती है और देखते ही देखते जो इनकी बहन है वो अचानक से गिर जाती है। आनन फानन में उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और बाद में उसको हो जाता है पैरालाइज। अब जो अनामिका है वो बहसती है करण पिशाचिनी से कि ये क्या किया, तो वो कहती है कि मैंने कहा तो सही है कि तू मेरी सहेली है और अगर मेरी सहेली को कुछ किसी ने कहा तो उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। अब जो है वो अनामिका पछताना शुरू कर देती है कि ये तो मेरे घर तक बात आ चुकी है और अब हम जब समाज में रहते हैं तो आमतौर पर नोक झोंक तो हो जाती है, तो अब जिससे मेरी लड़ाई हुआ करेगी उसको साथ ही जो ये करण पिशाचिनी है उसका ये हाल किया करेगी। अब कुछ समय बीतता है तो बात आती है इसकी शादी की। शादी हो भी जाती है लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि सहेली जो है उसके रूप में लिया। अब करण पिशाचिनी कहती है कि जो ये तुम्हारा पति है उस पर मेरा भी उतना हक है जितना तुम्हारा हक है।
अब अनामिका सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब वो चाहती है कि करण पिशाचिनी से किसी तरीके से छुटकारा डाला जाए, क्योंकि ना उसके पति के साथ संबंध थे वो, और धीरे धीरे करके जो है वो उसके शरीर पर बुरा असर पड़ रहा था। पैसा तो काफ़ी था, लेकिन उस पैसे का करना है क्या जो सुख ना दे सके। फिर वो किसी ऐसे तांत्रिक को जो है वो पकड़ती है, और वो तांत्रिक उसको कहता है कि अगर तुम्हें करण पिशाचिनी से छुटकारा पाना है तो उसका जो है वो रास्ता कोई है ही नहीं, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो तो तुम्हें अपने पति को छोड़ना होगा और अलग घर लेकर रहना होगा, क्योंकि कोई भी छोटी मोटी जो है वो नोकझोंक हुई तो करण पिशाचिनी उसकी जान तक ले लेगी। अब इनकी जो हंसती खेलती दुनिया थी, पैसा बहुत अहम होता है, पैसा तो था, पैसा है भी, लेकिन अपनी माँ के साथ नहीं रह सकती। इनके जो बहन है उनका जो पैरालाइज जैसा मैंने कहा हुआ, यानी कि हाफ डर्टी हो गए। पति जो है वो उसको छोड़ना पड़ा। सारा जो सोशल नेटवर्क है वो ख़त्म हो चुका है। पैसा कहीं ना कहीं से जो बिजनेस शुरू किए थे वहाँ से आता रहता है, लेकिन ये किसी के साथ खुलकर बात नहीं कर सकती, किसी के साथ सोशलाइज नहीं हो सकती, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि रिश्तों में अनबन तो होती है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, और जिस दिन अनबन दोबारा से होगी उस दिन फिर वो जो करण पिशाचिनी है उसका शिकार करेगी। अब ये पहला किस्सा जो मैंने सुना है जिसमें करण पिशाचिनी को किसी लड़की के द्वारा सिद्ध किया गया। आई होप ये आपको किस्सा पसंद आया होगा, और जाते जाते जैसे मैंने कहा था कि एक नई शुरुआत है, क्योंकि आज जो है मेरा जन्मदिन है, तो उसके लिए फिर से तीसरी बार मैं कह रहा हूँ आपको। मुझे पता है कि मैं एक बार से ज़्यादा कभी कहता नहीं हूँ, तो ये स्पेशल एपिसोड आप कह सकते हैं, और इसी वजह से ये तीसरी बार मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को जो है वो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ के साथ ही आप आज जो व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, उसको कर देना, कितना समय लगता है, और कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने चाहने वालों के साथ। जल्दी ही अब रोज़ मिलना होगा, जैसा मैंने कहा कि अब एक दिन बाद नहीं, रोज़ को रोज़ वीडियो आएगी, तो अगली वीडियो का जो है आप इंतज़ार कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ, नए किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।